पीटर थील एक बिलियनियर टेक जायंट हैं, एक टेक एंथुजियस्ट हैं अमेरिका में। सिलिकॉन वैली में इनके ज़्यादातर दफातर हैं। इनका नाम मुमकिन है कि आप में से बहुत से सुना हुआ हो, लेकिन एक्चुअली हमारी इस दुनिया को शेप करने वाले, जिसमें हम आज ज़िंदा हैं टेक्नोलॉजी की, और इवन सिलिकॉन वैली को शेप करने वाले बड़े लोगों, बड़े अहम नामों में से अगर कुछ आप लोगों का नाम लें तो उनमें इनका नाम आता है। मेरे नज़दीक लोगों को डिस्कस करना इतना अहम नहीं होता जितना उनके ख़यालात को डिस्कस करना अहम होता है। मगर बाज़ औक़ात ख़यालात को समझने के लिए लोगों के बैकग्राउंड की कुछ झलकियाँ समझना ज़रूरी होती है, वरना उनका व्यू पॉइंट समझ में नहीं आता। इस ज़ाविये से मैं चाहूँगा कि पीटर थील को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें, क्योंकि जो उन्वान है एक्चुअली मैं उसकी तरफ बढ़ना चाहूँगा, जो कि उनके हालिया फोरे इनटू एंटी क्राइस्ट है। हमारे यहाँ आम तौर पे जिसको दज्जाल से ताबीर कर दिया जाता है। इन्होंने दज्जाल के बारे में ऐसी क्या बातचीत की है रिसेंटली कि जो हमारे रडार पे होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए क्या चल रहा है। और क्योंकि पिछले कम से कम 7-8 दिहाइयों से आपको पता ही है कि ना सिर्फ हम पाकिस्तानी बल्कि मुसलमान इन जनरल हम बिल्कुल बेवकूफ़ हो चुके हैं पूरी दुनिया में। हम इस दुनिया को शेप करने वाले कोई काम नहीं कर रहे। ये सारी दुनिया जहाँ से शेप हो रही है, वो उस दुनिया में जो लोग हम रोल प्ले कर रहे हैं, हमें उनके ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है। तो जनाब एंटी क्राइस्ट पे तो बाद में आते हैं, क्योंकि उसका ताल्लुक बहरहाल अब्राहमिक रिलीजन से भी है। हमारा भी एक व्यू पॉइंट है उसके ऊपर, क्रिश्चियंस का भी और जूज़ का भी है। लेकिन उस पे जाने से पहले हम चाहेंगे कि ज़रा पीटर थील की थोड़ी सी बात समझ लें कि हु इज़ ही, कौन है वो, और क्यों इस लम्हे वो एंटी क्राइस्ट के पीछे पड़े हुए हैं, और जो बातें वो कर रहे हैं उनके दुरुस्त होने का कितना इम्कान है। पीटर थील जो हैं, मैंने आपको बताया टेक बिलियनियर हैं। इन्होंने सिलिकॉन वैली शेप भी की है। मज़े की बात यह है कि ये दो हज़रात हैं, पीटर थील और इलॉन मस्क। लेटर का नाम आपने अक्सर सुना होगा, क्योंकि आजकल तो इवन जो हुकूमत चल रही है उसके अंदर उन्होंने अहम रोल प्ले किया है। ये दोनों के दोनों हज़रात, इलॉन मस्क भी और पीटर थील भी, एक्चुअली एक ही कंपनी में हुआ करते थे। इन्होंने आगाज़ किया था पेपैल का, एक किस्म का आप समझ लें। उस ज़माने में इलॉन मस्क की एक ऐप थी एक्स के नाम से, जो एक बैंकिंग ऐप बनाना चाह रहे थे। पेपैल भी इससे मिलता जुलता ही काम कर रहे थे। पॉलिटिकली ये लिबर्टेरियन हैं पीटर थील, और इलॉन मस्क भी मिलते जुलते ही व्यूज़ रखते हैं। तो ये उस ज़माने में चाह रहे थे कि गवर्नमेंट रेगुलेशन से आज़ाद हो के कोई इस तरह की बैंकिंग ऐप और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, जो बाद में फिर बिटकॉइन की सूरत में और आजकल और मुख्तलिफ साइबर करेंसीज़ की सूरत में, क्रिप्टो करेंसीज़ की सूरत में चल पड़े हैं। उस ज़माने में इनका व्यू पॉइंट ये था, इससे उन्होंने पेपैल बनाया। लेकिन यह है कि बाद में इनके दरमियान नाचाकी हुई दोनों के दरमियान, और इलॉन मस्क को वर्चुअली कंपनी से निकाल दिया गया। ठीक है, उनके शेयर्स रहे, लेकिन मतलब सीईओ शिप से निकाल दिया गया। पीटर थील बन गए सीईओ, और फिर बाद में पेपैल को परचेज़ कर लिया गालिबन ईबे ने ओवर $1 बिलियन की। उसमें इन लोगों को बड़ा मुनाफा हो गया, मिलियनर ये भी हो गए दोनों हज़रात ही। अगरचे इलॉन मस्क को तो पहले ही वालिद साहब की तरफ से भी काफ़ी सारे पैसे मिले हुए थे, लेकिन पीटर थील जो हैं वो एक सेल्फ मेड आदमी थे। ये उससे पहले स्टैनफोर्ड में थे। एजुकेशन का भी हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं। इनका मेन एरिया लॉ था, लेकिन इनको लॉ की फील्ड के अंदर कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। उस ज़माने के बड़े कंजर्वेटिव जजेस, आपको याद होगा 2013 के अमेरिका में डिसीजन आया था सेम सेक्स मैरिज को जायज़ करने के ओपिनियन के ऊपर। तो वहाँ पे जो डिसेंटिंग जजेस थे कंजर्वेटिव, जिसमें स्कालिया का नाम मेन आता है, और भी एक मेरे ख्याल से कैनेडी जज थे, वो भी आते थे। उन दोनों के पास इन्होंने पीटर थील ने उस ज़माने में अप्लाई किया कि उनको क्लर्कशिप मिल जाए। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में या कहीं और पे इसी तरह आगे बढ़ने के लिए आपको इनकी क्लर्कशिप लेनी पड़ती है, लेकिन इनको नहीं मिली। तो इनकी ड्रीम्स क्लैश पाश हो गई। ये काफ़ी से इंसेल और जो है ना नट जॉब टाइप के आदमी मशहूर थे पहले के। इन्होंने उस ज़माने में किताब भी लिखी अपने किसी दोस्त के साथ मिल के। उसका नाम बड़ा टिपिकल सा था, द डाइवर्सिटी मिथ थी, हाँ मेरे ख्याल से, जिसमें वो बेसिकली जो लीडिंग एक सोच आ रही थी डाइवर्सिटी की, उसके ख़िलाफ़ थे, डीईआई के ख़िलाफ़ थे, रेशल इंटीग्रेशन के बड़े एतबारात से लग रहा था कि ख़िलाफ़ हैं, और इस तरह के इनके व्यू पॉइंट्स थे। तो इसलिए मेरे ख्याल से इवन वो हालांकि कंजर्वेटिव जजेस थे, इसके बावजूद उन्होंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया।
तो फिर ये लॉ से इन्होंने कुछ इस तरफ आ गए, यही टेक्नोलॉजी की साइड पे कुछ चले गए अपने हेज फंड की तरफ। इन्होंने एक हेज फंड बना लिया, उसका नाम मित्रल था, अभी भी है। नहीं, मेरे ख्याल है जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके बाद उनका वो हेज फंड नाकाम हो गया था। और फिर टेक साइड के ऊपर आ गए, फेसबुक के बड़े इन्वेस्टर्स में से थे, वहाँ से भी इनको ठीक ठाक पे आउट हुआ। तो अब इनके पास नेटवर्थ कोई $1 बिलियन प्लस की है। तो ये यानी कि एक बड़े मूविंग फोर्स बन गए अपने टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की वहाँ पे। रिसेंट ईयर्स में, यानी कि मैंने आपको बताया दो, ये सारी मैं बात कर रहा हूँ 2000 की दिहाई की। उसके बाद वाली दिहाई जो थी 2010 की दिहाई, उसमें इन्होंने बड़ा मेन लीडिंग रोल प्ले किए, बहुत से स्टार्टअप्स बनाए, इन्वेस्टमेंट की। इनके व्यूज़ हमेशा वही रहे, एक्सट्रीमली डिस्टोपियन रहे, उस पर भी हम बात करते हैं। लेकिन मतलब उसी तरह की ये एक्टिविटीज़ करते रहे। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि, बल्कि रिसेंटली से पहले 2018 में जब इलेक्शन जीत के ट्रम्प साहब आए थे, तो जो रोल अभी इस दफ़ा इलॉन मस्क ने प्ले किया उनके यहाँ, उस टाइम यही रोल तकरीबन ये प्ले कर रहे थे ट्रम्प की काबीना में। तो इन्होंने उस टाइम से अपना नाम बनाया। फिर उसके बाद से जब ट्रम्प कई दौर के अंदर, मेरे ख्याल से उससे पहले की इनकी कंपनी चल रही थी पैलेंटीर के नाम से, आपने अभी सुना होगा, काफ़ी सारी न्यूज़ में इन रही है, क्योंकि वो प्रॉपर एक डिस्टोपियन फर्म है जो सर्वेलेंस में है और डेटा माइनिंग में है। ठीक है, वो बहुत से कारोबारों को और कंपनीज़ को, उनके सोशल मीडिया को मैनेज करने के लिए, बिज़नेस को ट्रैक करने के लिए डेटा माइनिंग करके, डेटा एनालिसिस करके भी देते हैं। लेकिन लेटली उनका नाम काफ़ी बदनाम होता जा रहा है, क्योंकि उनके ऊपर ऐसे एलिगेशंस हैं कि वो मुख्तलिफ़ हुकूमतों के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए ऐसा डेटा गैदर करते हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर लोगों को टारगेट किया जा सके, चाहे किसी कानूनी एतबार से कि चाहे किसी गैर कानूनी एतबार से। मिसाल के तौर पे जो रिसेंटली फ़िलिस्तीन और इसराइल की 7 अक्टूबर के बाद से जंग लगी हुई थी, इसमें इनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं कि इन्होंने गूगल के साथ मिलकर लेवेंडर एक प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर ये लोगों की टारगेटिंग करते थे। फिर ख़ुद से इनकी बड़ी सारी सर्वेलेंस के सॉफ्टवेयर्स हैं जो कहते थे कि डिप्लॉय हुए हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आता है कि उनका एक सॉफ्टवेयर था, पता नहीं वेयर्स डैडी के नाम से या डैडीज़ होम के नाम से, जिसमें वो इंतज़ार करता था उनका सॉफ्टवेयर कि जैसे ही मिसाल के तौर पे हमास का कोई बंदा कारिंदा जो है उनके नज़दीक टारगेटेड अपने घर पहुंचेगा, तो ये उस टाइम पे उस पर हमला करेंगे ताकि उसके साथ उसकी पूरे ख़ानदान को भी मार दें। ये एलिगेशंस हैं उनके ऊपर। ऑफ कोर्स ऐसी दुनिया में इन चीज़ों को साबित करना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन बड़े नामों ने उनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एमनेस्टी इंटरनेशनल, वो छोटा नाम नहीं है, एक इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो पैलेंटीर के भी को फाउंडर्स में से हैं ये। ऑल दो पैलेंटीर को अगर आप सर्च करेंगे तो एक्चुअली उसका जो एक्चुअल सीईओ है, मेरे ख्याल से एलेक्स काप नाम है उसका, उसकी बारी देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि, और उसकी थोड़ी बहुत बातचीत सुन लें तो एक्सट्रीम फाशिस्टिक टाइप के लोग हैं ये भी, और इवन पीटर थील भी। तो पीटर थील की सारी सोच जो है वो मुतासर हुई पॉलिटिकली स्पीकिंग एक नाज़ी पॉलिटिकल फ़िलासफ़र रहा है कार्ल श्मिट के नाम से। ये जंग अज़ीम के ज़माने के अंदर उसने ऐसे फ़लसफ़े बिगाड़े और बताया नाज़ीज़ को कि किस तरीके से डेमोक्रेसी और ये जो है लिबरलिज़म, न्यूट्रलिटी, ये सब बुरी चीज़ें हैं, इससे कमज़ोरी आती है, इससे वो तमाम नेचर का जो एक पैटर्न चल रहा था उसके जो फ़वाइद थे वो रुक जाते हैं आने, और एक अजीब किस्म का माहौल पैदा हो जाता है, जिसके नतीजे में आपको पता ही है कि फिर हिटलर ने और क्या कुछ नाज़ीज़ ने किया। तो उसी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी से पीटर थील के अपने कन्फेशन के मुताबिक वो सबसे ज़्यादा इम्प्रेस्ड है। तो अब इसी तरह के ख़यालात आपको इन लोगों की वर्ल्ड व्यू में फिर नज़र आते हैं। जब लोग ऐसी चीज़ों से इंस्पायर होते हैं तो फिर ऐसे ही वर्ल्ड व्यूज़ आपको आगे नज़र आते हैं। तो ये बड़ा आसान होता है एक्चुअली किसी बंदे को ट्रैक करना। आप उसके इन्फ्लुएंसेस को देखते हैं कि कहाँ से कोई बात चली है, और उसके अपने जो है बयान के मुताबिक वो किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड रहा है, उसकी बुनियाद पर ये डिसर्न करना कि ये इस व्यू पॉइंट पे क्यों पहुंचा है, कोई मुश्किल काम नहीं होता। अच्छा, ये ओपनली गे आदमी है कंजर्वेटिव है, और लिबर्टेरियंस कंजर्वेटिव ही होते हैं आमतौर पे। ये लिबर्टेरियंस वो लोग होते हैं जो बड़ी छोटी सी हुकूमत और अनरेगुलेशन और बिल्कुल यानी कि आप सोसाइटी को खुला छोड़ दें उसके कायल होते हैं आमतौर पे। लेकिन उससे आगे बढ़ के पीटर थील ने मैंने बताया कार्ल श्मिट की तरह डिक्टेटरशिप के और फाशिस्टिक व्यूज़ से इम्प्रेस होना शुरू हुए कि ना सिर्फ ये कि डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए और बड़ी रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए,
बल्कि एक सॉवरन होना चाहिए, एक सॉवरन, बल्कि मेरे ख्याल से उसकी किताब का नाम भी कार्ल श्मिट की का सॉवरन ही था, द सॉवरन। वहाँ से ये व्यूज़ इसने लिए कि जिसको हम साइंस फिक्शन नॉवल में पढ़ते हैं आमतौर पे। सुपरमैन में आपने देखा होगा एक लेक्स लूथर है, और इस तरह के जो मुख्तलिफ शायद अपने फ़िल्में देखी हों उनके ऊपर बनी हुई या नॉवेल्स पढ़े हों। ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अंदर डायरेक्टली उस नेटवर्क का नाम तो नहीं दिया हुआ किताब के अंदर, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उसकी जो टीवी अडेप्टेशन थी, मैं एल्डस हक्सली की नावल की बात कर रहा हूँ, उसमें इंड्रा नाम से बाकायदा एक उन्होंने नेटवर्क बनाया हुआ होता है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो सारे के सारे लोगों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ और नावल्स के अंदर आपने देखा होगा कि कोई ना कोई ऐसा सेंट्रल चीज़ होती है जो लोगों को कंट्रोल कर रही होती है। तो सॉवरन एक होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट, यानी कि एलीट की एक किस्म की हुकूमत होनी चाहिए, उनका ये कॉन्सेप्ट बन गया। और अब वो जो करने जा रहे हैं पेलेंटीर ख़ास कर से, वो अब यही इसी में लगी हुई है। ट्रंप की हुकूमत में इन्होंने बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ले लिए हैं। मेरे ख़्याल से कोई 700-750 के मिलियन डॉलर के करीब उनका DOD के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। इसके अलावा कोई 150 मिलियन का ट्रंप की बाकायदा हुकूमत के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। उनके लिए डेटा माइनिंग कर रहे हैं। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि फ़िलिस्तीन में इनके ऊपर एलिगेशन है कि ये इस्तेमाल हुए हैं, और एलेक्स काप ने कभी इसको डिनाई भी नहीं किया, बल्कि बड़ा प्राउडली वो इस तरह की बातें एक्सेप्ट करता है आमतौर पे, जो उसका CEO है। तो पीटर थील इस किस्म का इंसान है कि जो अगर कहीं पर पुराने वाला जो एक हमारे यहाँ नहीं माशरे के अंदर, हमारे माशरे में भी, वेस्टर्न माशरे में भी एक कॉन्सेप्ट चलता है दज्जाल का या एंटी क्राइस्ट का, कि जिसको टेक्नोलॉजी से लिंक कर दिया जाता है, कि यानी कि चूँकि ऐसी बातें हमारी रिवायात में भी और उनकी रिवायात में भी आ गई हैं, जिससे ऐसे पता चलता है कि वो पूरे दुनिया को अपने काबू में कर लेगा, एक जगह बोल रहा होगा, सब जगह दुनिया में लोग उसकी बात सुन रहे होंगे। ऐसी बातें मिलती हैं ना आपको हमारी रिवायात में, इससे मिलती जुलती चीज़ें आपको उनके लेजेंड में भी मिल जाती हैं। तो लोगों ने हमेशा इसलिए ये सोचना शुरू कर दिया कि उसका ताल्लुक कोई टेक्नोलॉजी के साथ बहुत गहरा होगा। तो इसलिए जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बन गया वो यही था कि वो टेक्नोलॉजी का एक बहुत कंट्रोल करने वाला आदमी होगा। इसी कॉन्सेप्ट को ये भी लेके लोग चल रहे हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि अगर इस दौर में आपने इस कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर किसी पे एंटी क्राइस्ट होने का इल्ज़ाम लगाना है कि वो एंटी क्राइस्ट होगा, तो वो तो पीटर थील साहब खुद हैं। मज़े की बात यह है कि वैसे तो वो बड़े अरसे से एंटी क्राइस्ट के बारे में बातचीत कर रहा था पीटर थील, लेकिन हाल ही में मेरे ख़्याल से जून इसी साल में उसका न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ इंटरव्यू हुआ था। उनका मशहूर रिपोर्टर है डू डैट के नाम से, उसका इंटरव्यू था, वो आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। मैं उसका क्लिप मेरे ख़्याल से मैं प्रोग्राम में भी डाल के आपको सुना देता हूँ। पहले आप क्लिप सुन लें ये 2-3, तो फिर इन पर बात कर लेते हैं। I think you would prefer the human race to endure, right? You're hesitating. Yeah, well, yes? I don't know. I would This is a long hesitation. This is a long hesitation. There's so many questions implicit in this. Should the human race survive? Yes. Okay. But अच्छा, आपने देखा, अच्छा ये जो बातचीत इसकी हो रही थी, कितना क्लियरली इसने पहले सवाल उससे किया है कि देखें आप चाहते हैं कि ह्यूमैनिटी सर्वाइव करे, तो ये जो इसको लोगों ने काउंट किया हुआ इस गैप को, कहते हैं 18 सेकंड्स का गैप है जी, ये कि 18 सेकंड लगे हैं उसको सिर्फ ये सादी सी बात तस्लीम करने में कि हाँ इंसानों को बचना चाहिए भाई, आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो वो इससे भी यानी कि बाज रह रहा है। और फिर एंटी क्राइस्ट के बारे में उसका कितना अच्छा सवाल था ये इंसाफ का, मौसूफ का। ये भी सुन लेते हैं ज़रा कि इसके बारे में ये क्या कह रहे हैं। There's also a very macroscopic question that you're interested in, that, we'll pull on the religion thread a little bit here. You have been giving talks recently about the concept of the Antichrist, which is a Christian concept, an apocalyptic concept. What does that mean to you? What is the Antichrist? And it just seems to me that when you tell me a story about the Antichrist coming to power and using the fear of technological change to sort of impose order on the world, I feel like that Antichrist would maybe be using the tools that you were building, right? Like, wouldn't the Antichrist be like, great, we're not going to have any more technological progress, but I really like what Palantir has done. तो देखें, वो भी यही कह रहे हैं कि अगर एंटी क्राइस्ट की आपने बात करनी है तो वो तो फिर आपके मुताल्लिक की जा सकती है। आप क्यों लोगों को एंटी क्राइस्ट, और कॉन्सेप्ट देखिए, ये पता है क्या समझता है कौन एंटी क्राइस्ट है? पीटर थील साहब समझते हैं कि ग्रेटा थुनबर्ग
वो जो बच्ची है अब मेरे ख्याल से 21-22 साल की हो गई है, ऑटिस्टिक, एक सोशल वर्कर है, जो अभी रिसेंटली आपको पता ही है फ्रीडम फ्लोटिला के अंदर फ़िलिस्तीन भी एक दो मरतबा गई है भूखों को खाना खिलाने के लिए। उसने अपनी जान दाव पे लगाई है एक दो मरतबा। बाकी तमाम दुनिया की क्लाइमेट चेंज की बड़ी तरीन एक्टिविस्ट है। उसको कह रहा है कि इस तरह के लोग एंटी क्राइस्ट हो सकते हैं। और शख्स हैं एलिएज़र, मेरे ख्याल से उनका नाम है, जो एआई की रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। आपको पता है ये सारे टेक एंथुजियास्ट आजकल टेक बिलियनर्स जो हैं एआई में पड़े हुए हैं, तो ये चाहते हैं अनरेगुलेटेड रहे बिल्कुल। तो वो चूँकि रेगुलेशन की बात करते हैं एलिएज़र साहब, तो ये कहते हैं कि हाँ वो भी एंटी क्राइस्ट हो सकते हैं। यही नहीं, सिर्फ यही इंटरव्यूज़ नहीं है इसके। मज़े की बात यह है कि पीटर थिल साहब पिछले कुछ महीनों से सीक्रेट लेक्चर्स दे रहे हैं, जो क्लोज्ड लेक्चर्स हैं पूरी सिलिकॉन वैली में अप एंड डाउन। और वो क्लोज सेशन होते हैं, वहाँ पर जाके ये कुछ अर्ज करते हैं जो हमें बाहर पता नहीं चल सकता। लोग खाली गेस करते हैं कि क्या बातचीत कर रहे हैं, और मुसलसल दुनिया को समझाने में लगे हुए हैं कि ये जो सोशल वर्कर्स हैं, क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हैं, रेगुलेशन की बात करने वाले लोग हैं, दुनिया को एक कानून के तहत लाने की बात करने वाले लोग हैं, ये सारे के सारे एंटी क्राइस्ट हैं। और एक्चुअली हमें एक सॉवरन की ज़रूरत है, एक ऐसे ताकतवर हुक्मरान की ज़रूरत है कि जो तमाम नॉर्मल जो हकूक़ व फ़राइज़ होते हैं ना लोगों के, वो सस्पेंड कर दे, एक एक्सेप्शन पैदा करे। ये सारी टर्म्स जो है ना बाकायदा कार्ल श्मिट की फ़िलासफ़ी में आपको मिल जाएंगी। एक एक्सेप्शन पैदा करे कि भाई जिसको हम कहते हैं ना कि एमरजेंसी लगा दे ये वही इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है उसका, कि एमरजेंसी लगा दे और कहे जी ये फ़लाँ फ़लाँ हकूक़ मुअत्तल हो गए हैं, और अभी बहुत ज़रूरी है हमारी कौम के लिए कि हम इंटरनेशनली ऐसे लॉज़ और ऐसी चीज़ें इनेक्ट करें और बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें कि जिसके नतीजे में एंटी क्राइस्ट के आने का रास्ता रोका जा सके। यानी ये मज़े की बात होती है ना हमेशा कि जो सबसे गलत लोग होते हैं वो समझ रहे होते हैं कि हम दुरुस्त हैं, हम जो ठीक लोग होते हैं उनको गलत समझते हुए हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम उनको रोकें कि वो ना कहीं सामने आ सकें। वो मशहूर आपने भी एक रिवायत देखी होगी हमारी सीरत की किताबों में, कि कैसे अबू जहल जो है वो जब जंग बदर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकाबले के लिए जा रहा था, तो आता है कि जनाब वो काबे के चादरों से लिपट कर दुआ करके जा रहा था कि अल्लाह ताला जो हक पर है उसको फ़तह दे दे। यानी इस दर्जे के डिलूजनल होते हैं हमेशा से दुनिया में जो इस तरह के लोग होते हैं। खैर मेरा मकसद पीटर थिल को कोई बहुत ज़्यादा बैड माउथ करना नहीं था इस वीडियो में, लेकिन चूंकि ये लोग उस दुनिया को शेप करने में लगे हुए हैं ना जिस दुनिया में हम भी रह रहे हैं, और कल को हमें इनके सारे के सारे ये बनाए हुए लॉज और रूल्स जो हैं उनको भुगतना पड़ेगा, इसलिए इनके बारे में ये बात करनी ज़रूरी थी कि कहाँ से ये चीज़ें लेकर आ रहे हैं। इस पर भी मज़ीद बात करते हैं, लेकिन अब ज़रा एंटी क्राइस्ट पे आ जाते हैं। देखिए ये बात मैं, जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं वो जानते ही होंगे कि मैं बता चुका हूँ कि क्रिश्चियनिटी के अंदर, और ये सब क्रिश्चियन है, ये जू नहीं है, ये क्रिश्चियन है, और मेरे ख़्याल से इवेंजेलिकल क्रिश्चियन है। इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस के बारे में भी हम इससे पहले बात कर चुके हैं। ये ख़ास ब्रीड है क्रिश्चियनिटी की जो ज़्यादातर अमेरिका में पाई जाती है, और ये बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं एंड टाइम्स के ऊपर और एंड टाइम्स की प्रोफेसीज़ के ऊपर, और ना सिर्फ उन पे बिलीव करते हैं बल्कि उनको लाने में, ज़मीन तैयार करने में लगे हुए हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये इसका बहुत बड़ा एक उनसर है जो करंट पॉलिसीज़ आपको अमेरिका की नज़र आ रही हैं इसराइल में, उसके अंदर भी ये लोग अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं। उस पर हम वक्तन फ़क्तन बात करते रहते हैं, आइंदा भी करते रहेंगे। लेकिन ये इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस जो हैं ये समझते हैं कि जो भी कोई एंटी क्राइस्ट है वो तब आएगा जब हम तीसरा टेंपल बना लेंगे। और इनके और जूस के दरमियान ये कॉमनैलिटी है कि दोनों समझते हैं कि तीसरे टेंपल को बनना चाहिए और उसके बाद सारे मामलात होंगे। हाँ, उसके आगे फिर इनकी बाइफर्केशन है। यहूदी समझते हैं कि जी एंटी क्राइस्ट जो है वो क्रिश्चियंस में से या मुसलमानों में से आएगा, और क्रिश्चियन समझते हैं कि एंटी क्राइस्ट जो है वो जूस में से या मुसलमानों में से आएगा। तो मैं एंटी क्राइस्ट की तमाम नुआंसेस पे इससे पहले बात कर चुका हूँ। उनके यहाँ एंटी क्राइस्ट का कॉन्सेप्ट इतना सिंपल नहीं है जितना हमारे यहाँ दज्जाल का कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये उस एंड टाइम्स के एंटी क्राइस्ट की बात हो रही है, क्योंकि पीटर थिल की बातों से यही लगता है कि अगरचे वो ये मानते हैं कि हर दौर में, हर 100 सालों में या हर दौर के अंदर एक एंटी क्राइस्ट होता है, लेकिन फ़िलहाल वो आखिरी वाले एंटी क्राइस्ट की बात कर रहे हैं जिसने क़यामत से पहले आना है। तो उसको हाँ हम लोग भी दज्जाल के नाम से ही जानते हैं। तो दज्जाल के बारे में ये बात मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये होता रहा है माजी में भी, कि हमारे यहाँ ज़रा फ़हम की कमी है। हम समझते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है दज्जाल के बारे में, इसी से मिलती जुलती इन्फॉर्मेशन कोई यहूद नसारा के पास भी है। नहीं, उनकी इन्फॉर्मेशन में फ़र्क है। यहूद के पास तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर इन्फॉर्मेशन है। उनके यहाँ तो दज्जाल का कॉन्सेप्ट उस तरह नहीं एग्जिस्ट करता जिस तरह मुसलमानों और
क्रिश्चियंस के यहाँ एग्जिस्ट करता है। उनके यहाँ एक कैरेक्टर है आर्मीनियस के नाम से, जिसके बारे में आता है उसका मुकाबला हो जाएगा मसीह